अंधेरा हो चुका था। ध्रुव, विक्की, छलावा और जुल्मी सब बड़े कुएं के पास से आ रही आवाज की तरफ बढ़ रहे थे। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई धातु की चीज कुएं की दीवार से टकरा रही हो। ध्रुव और उसके दोस्तों ने जैसे ही मोबाइल का फ्लैश उस तरफ घुमाया, वो हैरान रह गए, क्योंकि कुएं की दीवार पर कोई लड़की बैठी हुई गुनगुना रही थी और अपने पैर हिला रही थी। उसके पैर में धातु से बने मोटे कड़े थे और जितनी बार वो अपने पैर हिलाती, वो कड़ा कुएं की दीवार से टकराता और आवाज आती। ध्रुव ने हैरानी से उस तरफ देखते हुए कहा, अनन्या? लेकिन विकी हैरानी से बोला, नहीं यार, ये अनन्या कैसे हो सकती है? ये यहाँ कैसे? ध्रुव गौर से अनन्या को देखता हुआ बोला, उसके कपड़े देख। और फिर ध्रुव पुलिस की लगाई हुई रस्सी के नीचे से होते हुए कुएं के नजदीक उसने आहिस्ता से कहा, अनन्या, अनन्या तुम ठीक हो? उसके इतना कहते ही अनन्या ने अपने सारे बालों को अपने चेहरे के आगे से हटाया और बहुत ही सामान्य तरीके से बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? अनन्या को ठीक देख ध्रुव की जान में जान आई और उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कोई ख्याल भी है कि तुम कहाँ बैठी हो? और तुम हो कि कह रही हो बिल्कुल ठीक हूँ? छलावा बीच में डरते हुए बोलने लगा, ये गांव का बड़ा कुआं है जहाँ बंजारन की जल समाधि बनी थी, जरूर वो यहीं कहीं आसपास होगी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, वो आ गई तो हम सब विंध्या के पास पहुंच जाएंगे। अनन्या ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, अमावस की रात नहीं है, आज कुछ नहीं होने वाला। ध्रुव बोला, छलावा मैंने कितनी बार कहा है, कम से कम हमें उस बंजारन के नाम से मत डराओ। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने गलती से भी देख लिया ना तो इस बार बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। छलावा ने उत्सुकता के साथ पूछा, लेकिन आपको इतने यकीन के साथ कैसे पता कि आज यहाँ हमें कुछ नहीं होने वाला? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो ध्रुव ने जोर देकर कहा, अनन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है हम कितने परेशान थे तुम्हारे लिए, और तुम्हें पता है ना यहाँ मर्डर हुआ है और किसी का भी यहाँ आना मना है, फिर क्यों बैठे बिठाए मुसीबत को बुला रही हो? चलो यहाँ से। अनन्या अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, मुसीबत तो बढ़ चुकी, वो भी इस पूरे गांव पर। क्या कहा तुमने? ध्रुव ने तुरंत दोबारा से कंफर्म करने के लिए पूछा। अनन्या बड़े कुएं के चबूतरे से आराम से उतरते हुए बोली, ऐसा मैं नहीं, ये गांव वाले बोलते हैं, और अमावस की रात ही वो मौत का खेल खेलती है, ये भी तो इस गांव वालों ने बताया है। छलावा को अनन्या और उसकी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो अनन्या को घूरता हुआ खासकर उसके पैरों की तरफ देखता हुआ बोला, अनन्या ये तुम्हारे पैरों में क्या है? छलावा के इस तरह सवाल करने से अनन्या थोड़ी देर चुप हो गई। छलावा के ऐसा कहने पर सबकी नजर अनन्या के पैरों में पहने हुए उस कड़े पर टिक गई। विकी ने हैरानी से पूछा, हाँ यार, ये तुम्हें कहाँ मिला? बड़ा अजीब है, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। अनन्या कुछ बोलती इससे पहले ध्रुव ने कहा, सुनो, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि किसी को हम पर फिर से इल्जाम लगाने का मौका मिले, चलो। तभी ध्रुव की इस बात को मान गए और ध्रुव ने जैसे ही अनन्या का हाथ पकड़ा, उसे अनन्या का हाथ बहुत ठंडा सा महसूस हुआ, लेकिन इस जगह से निकलने की जल्दी में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रहे थे। ये लोग सुनसान रास्ते से होकर कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी एक आवाज आई, अरे छलावा, आज पूरी पलटन लेकर कहाँ जा रहे हो? या फिर से गांव की सैर करवा रहे हो इन्हें? छलावा और बाकी सब हैरान हो गए। एक पल के लिए लगा फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तब ने पलट कर देखा तो ये सुमेर का खास आदमी महादेव था। छलावा ने बात को संभालते हुए कहा, बस सैर सपाटे पर ले गए थे, गांव से बाहर जाने से मना किया है, लेकिन गांव में तो घूम ही सकते हैं, तो बस हमने कहा शहरी लोगों को गांव के समोसे खिलाए जाए। देखिए जुल्मी के हाथ में है। महादेव ने जुल्मी के हाथ में पकड़े समोसे की थैली की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन छोटे मालिक की नजर आप सब पर है, इसलिए इस बार कोई मौका मत देना। और छलावा, माहौल ठीक नहीं है, घर ले जा भी नहीं। इतना कहकर वो आदमी अपने घर की तरफ चला गया। जुल्मी गर्व से अपना सीना फुलाते हुए बोला, देखा आप लोगों ने, हम और हमारा समोसा दोनों कितने काम की चीज है, समोसे ने बचा लिया, थोड़ा रिस्पेक्ट करिए हमारे समोसों की। जुल्मी की इस बात पर विकी ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो रिस्पेक्ट होता है जुल्मी भाई, और तुम्हारे समोसे के रिस्पेक्ट में हम इसे कुर्बान नहीं करेंगे, बल्कि अगरबत्ती लगा के उसकी पूजा करेंगे, क्या बोलते हो? विकी की बात सुनकर सब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे। सिर्फ अनन्या ही एकदम शांत थी। जुल्मी भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। विकी का घर आ गया था। ध्रुव ने अनन्या को एक कुर्सी पर बिठाया और तुरंत ही उसके पैर से वो कड़े उतारने लगा। ध्रुव को एहसास हुआ कि हाथ के साथ ही अनन्या का पैर भी ठंडा है, जबकि उसने पैरों में कपड़े पहने हुए थे। वो कड़े इतने टाइट थे कि वो उसके पैर से नहीं निकल रहे थे। काफी मुश्किलों के बाद आखिर में वो कड़े अनन्या के पैर से निकले। ध्रुव ने हाथ में पकड़े कड़ों की तरफ देखते हुए अनन्या से पूछा, अब बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला? अब अनन्या बहुत थकी थकी हुई सी लग रही थी। उसने पास में रखी बोतल से पानी पिया और एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, ये मुझे यहीं घर के कमरे में ही तो मिला है, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया, लेकिन उसके बाद मैं निकल गई थी। ध्रुव अनन्या की आंखों में देखता हुआ बोला, तुमने एक बार भी सोचा अगर तुम कुएं में गिर जाती तो फिर, या तुम्हें कुछ हो जाता तो? ध्रुव के इन सवालों पर अनन्या कुछ नहीं बोली। अचानक से सब शांत हो गए, लेकिन जुल्मी से रहा नहीं गया। अपने हाथों में पकड़े समोसे की थैले को आगे करता हुआ बोला, अरे गोरी मैडम, ये समोसे मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, बड़े स्वाद के हैं, गर्मा गर्म बनवा कर लाया था, थोड़ा कम गर्म है लेकिन स्वादिष्ट है। विकी जुल्मी का मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ भाई कम गर्म, उसे ठंडा कहते हैं, और तुम ही खाओ उसे, तुम्हें खाने की ज्यादा जरूरत है। छलावा के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तब उसने अनन्या से कहा, अनन्या तुम्हें ये कड़े कहाँ से मिले? कड़े का जिक्र आते ही ध्रुव और विकी को भी ये जानने में जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कड़े आए तो आए कहाँ से। अनन्या ने जवाब दिया,
शाम के समय मैं ऐसे ही घर में टहल रही थी तो पीछे वाली अनाज कोठरी में गई तो वहाँ एक और कमरा है, वहां से मिला। अब सबके सब ये जानना चाहते थे कि आखिर विक्की के घर में ऐसा कौन सा कमरा है जहाँ ये सब चीजें रखी हुई हैं और विक्की को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। अनन्या ने कहा, आओ मेरे साथ। इतना कहकर अनन्या आगे आगे चलने लगी और बाकी सब उसके पीछे चलने लगे। अनन्या घर के पीछे बने अनाज रखने वाले कमरों की तरफ जाने लगी जहाँ कभी कोई नहीं जाता था। अनन्या एक कमरे के बाहर जाकर रुक गई और इशारे से बोली, ये कमरा है। सबने देखा वो कमरा खुला हुआ था, लेकिन जब से वो लोग आए थे ये कमरा हमेशा बंद ही था और इन लोगों को कभी उस कमरे की जरूरत नहीं पड़ी थी तो इस तरफ कोई झांकने भी नहीं आता था। विक्की आगे बढ़कर उस कमरे के अंदर गया। वो कमरा पूरा धूल से भरा हुआ था और वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। छलावा जो बाहर से ही अपने साथ लालटेन लेकर आया था वो अंदर आया और लालटेन की रोशनी से वहाँ अच्छी खासी रोशनी फैल गई। इन लोगों ने देखा वहाँ हर तरफ कबाड़ भरे पड़े थे, कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और वो देखकर ही स्टोर रूम जैसा लगता था। टूटे फूटे बक्से और भी कई सारी चीजें जो काम की नहीं थी। अनन्या ने अपने हाथों से एक अलमारी की तरफ इशारा किया और बोली, मुझे उस अलमारी से मिले ये कड़े और भी कई सारी चीजें हैं वहाँ। ध्रुव धीरे धीरे उस अलमारी की तरफ बढ़ा और उसने अलमारी के भीतर से एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा निकाला जो कि खुला हुआ था और उसमें लाल कपड़े में लिपटा हुआ बहुत कुछ रखा था। कानों के झुमके, हाथों के कंगन, और उन्हें देखकर लग रहा था कि ये सब अनन्या के पैरों में पहने हुए कड़ों से मैच कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि ये सब किसी एक इंसान के ही थे। ध्रुव वो चीजें विक्की को दिखाते हुए बोला, ये सब तुम्हारी मम्मी के होंगे? विक्की इनकार करता हुआ बोला, पता नहीं यार, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसी चीजें मेरी मम्मी की चॉइस कभी नहीं रही होंगी। हालांकि मैं 2-2.5 साल का था जब मम्मी मुझे यहाँ से लेकर गई थी मेरे पापा की मौत के बाद। उसके बाद तो मैं अभी तुम लोगों के साथ ही यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ के पुरानी फोटोज में भी कभी इस तरह की चीजें पहने हुए नहीं देखी है। मुझे नहीं लगता ये मेरी माँ का होगा। विक्की के ऐसा कहने पर छलावा ने ध्यान से देखते हुए कहा, ध्रुव जल्दी से इस कड़ी को इसी बक्से में रख दो। उसके इस तरह कहने से अनन्या ने नाराजगी से कहा, अरे क्यों, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे, कितना फैशनेबल है। नहीं तो लड़कियां पैरों में क्या पहनती हैं, पायल या काला धागा? किसी ने इस तरह के कड़ी नहीं पहने होंगे। लेकिन छलावा उसे समझाते हुए बोला, सीधी बात है, देखो ऐसे किसी की भी चीजें पहनना अच्छी बात नहीं होती। अगर ये किसी ऐसी औरत का हुआ जो मर चुकी है तो उसकी आत्मा या उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो सकती है। ध्रुव भी अनन्या को समझाते हुए बोला, देखो मैं छलावा की इस नकारात्मक वाली बात से सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा ही होता तो लोग गहने हमेशा नए ही बनवाते, पुराने क्यों खरीदते? लेकिन अनन्या सीधी बात है यार, किसी और का सामान हम क्यों लें? और अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो अपन इस कड़े जैसा नया बनवा लेंगे। इतना कहकर ध्रुव ने उन कड़ों को उसी डिब्बे में रख दिया और सब उस कोठरी से निकलकर बाहर हॉल में आ गए। विक्की बोला, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। कहते हुए विक्की ने कदम बढ़ाए ही थे कि उसी वक्त अनन्या को सर में दर्द होने लगा और धीरे धीरे उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा और एकदम वो बुखार में दबने लगी, जिस वजह से उसका खड़े रहना मुश्किल हो रहा था और वो एकदम से कुर्सी पर बैठ गई। ध्रुव जल्दी से अनन्या को संभालते हुए बोला, अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? छलावा अनन्या को गौर से देखते हुए अपने मन में बोला, अभी तक तो ये ठीक थी, लेकिन अचानक से इसे क्या हो गया? कहीं ये उस कड़ी की वजह से तो नहीं है? आखिर वो किसके है? ध्रुव, विक्की और जुल्मी सबको हैरानी हो रही थी कि अचानक अनन्या की तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई। ध्रुव अनन्या को लेकर उसके कमरे में चला गया। दूसरी तरफ हवेली में सुमेर, बड़े ठाकुर और पुजारी जी को लेकर उस किताब वाले कमरे की तरफ बढ़ गया जहां से आगे का रास्ता पता चलने वाला था कि कैसे इस गांव को बचाया जाए। इस कमरे को किताब घर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि वहां बड़ी अलमारियां रखी हुई थी जिनके अंदर क्या है किसी को नहीं पता था। ये कमरा इतना बड़ा था जैसे कोई बड़ा हॉल हो और उसके एकदम बीच में एक टेबल और कुर्सी रखी हुई थी जहाँ ठाकुर सज्जन सिंह अक्सर बैठकर पढ़ा करते थे। सुमेर ने अपने हाथों से बड़े से दरवाजे को खोला और अपने बाबा की व्हीलचेयर बीच में ले जाकर खड़ी कर दी और उसने जब एक नजर चारों तरफ घुमाई तो उसने देखा कि हर तरफ लकड़ी, रैक और अलमारियां रखी हुई हैं। सुमेर ने पुजारी जी से कहा, कहाँ से शुरू करें पुजारी जी? ये तो बहुत बड़ी जगह है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। पुजारी जी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, एक काम करते हैं, एक अलमारी आप देखिए, मैं दूसरी अलमारी देखता हूँ। अगर हमें कुछ ऐसा मिला जो हमें लगे कि ये बंजारन से जुड़ा हो सकता है या गुरु देवदत्त से जुड़ा हो सकता है तो हम उसे अच्छे से देखेंगे। बड़े ठाकुर को वहीं छोड़ वो लोग कमरे में छानबीन करने लगे। सुमेर को अपने पापा के बारे में इतना सब नहीं पता था जितना उसे यहाँ रखी किताबों से अंदाजा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा को पढ़ने का इतना शौक है, वो भी ऐसी चीजें जिन पर सुमेर को इतना विश्वास नहीं था। ये सब सुमेर के लिए एकदम नया और अजीब था। वो बोला, पुजारी जी, यहाँ अलग अलग साधना विद्या के बारे में कई कई तरीके की किताबें हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे बाबा इन सब का क्या करते थे। पुजारी जी यहाँ से वहाँ देखते हुए बोले, वक्त लगेगा ये सब समझने में, वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है और इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे इनमें से कोई हमारे काम का कुछ नहीं लग रहा। यहाँ तो इतनी किताबें हैं, अगर हर किताब भी देखने लगे तो अगली अमावस तक हम बस देखते ही रह जाएंगे। सुमेर की इस बात पर पुजारी जी बोले, बात तो सही है आपकी, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। बात करते करते सुमेर की नजर सामने की एक लकड़ी के टेबल पर गई जिस पर पुराना टेबल लैंप भी रखा हुआ था। सुमेर उस जगह को गौर से देखता हुआ बोला, लगता है इस टेबल पर बैठकर बाबा लिखने का काम करते थे, लेकिन पुजारी जी इस टेबल को देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ से सामान को इधर उधर किया गया हो। मेरा मतलब है, ये देखिए, इधर आइए, यहाँ की धूल बता रही है कि कुछ किताबें निकाल के फिर उसी जगह वापस रखी गई है और ये देखिए हाथ के निशान भी है। पुजारी जी हैरानी से ये सब देखकर बोले, बात तो सही कही आपने। सुमेर ने अपने पिता की तरफ देखा जो सुमेर की बात सुन परेशान से लग रहे थे, लेकिन उनकी परेशानी का कारण सुमेर नहीं समझ पा रहा था। जबकि बड़े ठाकुर मन ही मन चीख चीख कर कह रहे थे, वो आया था, शहरी लड़का आया था, वो कुछ लेकर गया है। अपने बाबा को परेशान देख सुमेर उनके पास आया तो बड़े ठाकुर अपनी आंखों से उसे इशारा करने लगे जैसे कुछ कहना चाहते हैं।
तुमेर ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है कुछ तो हुआ है, लेकिन आप शांत हो जाइए। तुमेर अपने पापा का इशारा समझ वो फिर से उसी टेबल के पास गया और धीरे से एक ड्रॉर को खोला। उसको खोलते ही उसमें से एक डायरी निकली। तुमेर ने उस डायरी को उठाया और उसने गौर से उसे देखा, जिसमें काफी पुरानी तारीख लिखी हुई थी। उसने जैसे ही पहला पेज खोला, वो जोर से बौखलाहट के साथ बोला, पुजारी जी ये देखिए, ये तो बाबा की डायरी है। मैं पहचान सकता हूँ कि उन्हीं की लिखावट है, जल्दी आइए। पुजारी जी तुरंत पास आए और उन्होंने देखा डायरी में हाथ से लिखा गया था। इसका मतलब ये सच में बड़े ठाकुर की व्यक्तिगत डायरी थी। लेकिन सुमेर दुविधा में था कि वो अपने बाबा की व्यक्तिगत चीज ऐसे कैसे देख सकता है। सुमेर ने तुरंत वो डायरी बंद करके वापस उस ड्रॉ में रखते हुए बोला, पुजारी जी ये बाबा की डायरी है। हो सकता है इसमें कई ऐसे राज हो जो बाबा किसी को ना बताना चाहते हो, या कोई ऐसी चीजें लिखी हुई हो जो बाबा के अलावा और किसी को नहीं मालूम चलनी चाहिए। तो ऐसे में मैं उनकी डायरी कैसे देख सकता हूँ? पुजारी जी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन हो सकता है सुमेर बाबू की इसी में हमें कोई मदद मिले। और इस वक्त गांव पर आई मुसीबत के बारे में सोचिए। लाइए मैं देखता हूँ। लेकिन सुमेर वो डायरी तुरंत पुजारी जी के हाथ से लेते हुए बोला, नहीं पुजारी जी, हो सकता है इसमें हमारे परिवार की भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हो जो आपको नहीं जानना चाहिए। सुमेर के इस रूखे बर्ताव से पुजारी जी बोले, ठीक है जैसा आप चाहें, लेकिन आप तो देखिए। सुमेर डायरी की तरफ देखता हुआ बोला, ठीक है लेकिन सिर्फ एक बार। हाँ ठीक है, पुजारी जी ने सहमति से कहा और सुमेर ने धीरे से वो डायरी खोली और पन्ने दर पन्ने पलट कर देखता रहा और फिर एक पन्ने पर आकर रुक गया और पुजारी जी से बोला, पुजारी जी ये देखिए मुझे क्या मिला। इस पन्ने पर हमारे काम की बात है। सुमेर की बात से पुजारी जी की आंखें चमक उठी और वो उस डायरी में झांक कर देखने लगे। उस डायरी में बड़े ठाकुर सज्जन सिंह की लिखावट थी और लिखा हुआ था, आज शाम देर तक देवदत्त और गिरधर बैठे रहे और हम बंजारन से लड़ने के तरीके ढूंढते रहे। देवदत्त को वशीकरण में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें उस मुसीबत को रोकना जरूरी है। इसलिए अब हम गिरधर के बताए उपाय से उसे तत्काल रोकने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। उस पन्ने को पढ़कर सुमेर ने पुजारी जी से पूछा, देवदत्त का जिक्र तो कई बार सुना है, लेकिन ये गिरधर कौन थे? और इस डायरी में बाबा ने कौन से उपाय का जिक्र किया है? पुजारी जी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोले, गिरधर, ये नाम कुछ सुना सा है। हाँ जहां तक मुझे याद आ रहा है, गिरधर महाराज आपके पिताजी और गुरु देवदत्त के एक खास मित्र हुआ करते थे। हालांकि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने एक बार गुरु देवदत्त के मुंह से सुना था कि गिरधर महाराज को इस शक्तियों और विद्याओं के बारे में बहुत ज्ञान था और दूर दूर से लोग उनके पास इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए आया करते थे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, गुरु देवदत्त को वशीकरण में कुछ वक्त लग रहा था और तब तक बंजारन का कहर चरम पर पहुंच चुका था। ऐसे में बड़े ठाकुर ने गांव वालों को कुछ चीजें बताई थी जिससे कि उससे कुछ समय के लिए बचा जा सके। हो सकता है इस डायरी में जिस उपाय की बात की गई है ये वही हो और ये उपाय उन्हें गिरधर ने बताए हो। और पढ़िए, क्या पता हमें भी कुछ उपाय मिल जाए। पुजारी जी के इतना कहते ही सुमेर ने डायरी के 2-3 पन्ने और पलटे, लेकिन आगे उसमें उन लोगों के काम की कोई खास बात नजर नहीं आई। सुमेर ने उस डायरी को बंद करते हुए कहा, बस आगे इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे काम की हो और मैं इस डायरी को ज्यादा देखना नहीं चाहता। पुजारी जी बहुत परेशान नजर आने लगे थे क्योंकि वो जिस उम्मीद से आए थे वो टूट रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सुमेर उस डायरी को बंद करके वापस उसी टेबल के ड्रॉर में रखने लगा, लेकिन तभी उसे डायरी के बीच से कुछ निकलता हुआ दिखा। पुजारी जी इसमें कुछ और भी है। सुमेर की बात से पुजारी जी के मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने जल्दी से कहा, देखिए शायद कुछ जरूरी हो। सुमेर ने हाँ में सिर हिलाया और उस लिफाफे जैसी चीज को बाहर निकाला। सुमेर उस लिफाफे को उलट पलट कर देखकर बोला, ये तो बहुत पुराना लिफाफा लगता है, शायद इसमें कोई जरूरी कागजात होंगे। इतना कहकर सुमेर ने उस लिफाफे को खोला और उसमें रखे कागज को बाहर निकाला, जिसे खोलने पर दोनों हैरान हो गए क्योंकि हैरानी की बात यह थी कि ये कोई सामान्य कागज नहीं था, बल्कि कोई तस्वीर थी और ये हाथ से बनी हुई तस्वीर थी। उस तस्वीर को गौर से देखने के बाद सुमेर चहकता हुआ बोला, इसमें तो बाबा है। देखिए ये बाबा की जवानी के दिनों की तस्वीर है और इसमें उनके साथ ये 2 लोग कौन है? पुजारी जी ने वो तस्वीर बड़े आराम से सुमेर के हाथों से ले ली और गौर से देखने लगे। उस तस्वीर को देखकर पुजारी जी ने एक तस्वीर पर हाथ रखते हुए कहा, ये गुरु देवदत्त है और ये है आपके बाबा बड़े ठाकुर, और ये तीसरे कौन है ये मैं नहीं जानता। और फिर उन्होंने उस तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा, ये गिरधर है। सुमेर वो तस्वीर वापस पुजारी जी के हाथ से लेकर बोला, और आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यही गिरधर महाराज है, क्योंकि आपने तो उन्हें देखा तक नहीं है। पुजारी जी मुस्कुरा कर बोले, उस तस्वीर के नीचे तो पढ़िए, देखिए वहाँ लिखा हुआ है। सुमेर ने बड़े ध्यान से तस्वीर के नीचे की तरफ देखा और वाकई में उस तस्वीर के नीचे सबके नाम लिखे हुए थे, गिरधर महाराज, ग्राम अमरपुरा। सुमेर हैरानी से पुजारी जी की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जी कहाँ तो हम गिरधर की बात कर रहे थे, यहाँ तो उनका पता भी लिखा हुआ है और ये तो हमारे बगल वाले गाँव अमरपुरा के निवासी है, तो हमने अब तक इनका जिक्र कैसे नहीं सुना? पुजारी जी कुछ सोच कर बोले, हो सकता है पाली गाँव में जो भी घटनाएं हुई, गुरु देवदत्त की मौत, आपके बाबा की ये हालत, उसके बाद गिरधर ने पाली आना ही छोड़ दिया हो, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें उनसे मिलना चाहिए और आगे उपाय जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो उपाय उन्होंने आज से 25 साल पहले आपके बाबा को बताए थे, क्योंकि आपके बाबा तो हमारी कोई सहायता कर नहीं सकते।
सुमेर ने बाबा की तरफ देखा जो बेचैन नजरों से ये सारी बातें सुन रहे थे। सुमेर उनके पास गया और घुटनों के बल बैठकर उनकी आंखों में झांकता हुआ बोला, बाबा आपकी क्या राय है? क्या हमें अमरपुरा जाना चाहिए और इनसे मिलना चाहिए? पुजारी जी ने सुमेर को समझाते हुए कहा, हो सकता है इतने सालों बाद अपने दोस्त का जिक्र सुनकर बड़े ठाकुर भावुक हो गए हो, उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए हो। लेकिन मेरी मानिए तो हमें एक बार गिरधर महाराज को इनके पास लेकर आना चाहिए। क्या पता बड़े ठाकुर की हालत में कोई सुधार हो जाए। पुजारी जी की इस बात ने सुमेर के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी थी। उसने अपने मन में सोचा, ये गिरधर चाहे जो भी हो, जो भी चमत्कार करते हो, लेकिन अगर मेरे बाबा की हालत में कुछ सुधार आता है तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। हमने सालों से अपने बाबा से बात तक नहीं की है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। सुमेर उठकर खड़ा हुआ और उत्साह के साथ बोला, ठीक है पुजारी जी, हम वहां कल जरूर जाएंगे। इस वक्त रात काफी हो चुकी है, मैं मनवा से कहकर हवेली के मेहमानों का कमरा खुलवाता हूँ। आप आज की रात वहीं आराम करिए, हम कल सवेरे अमरपुरा चलेंगे। दूसरी तरफ सुबह हो चुकी थी। ध्रुव अनन्या के बिस्तर के पास उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। छलावा और जुल्मी बाहर बैठे थे। विक्की चाय का कप ध्रुव को देते हुए बोला, लगता है तुम रात भर ठीक से सो नहीं पाए हो, एक काम करो कुछ देर सो जाओ, और वैसे बुखार तो उतर गया है ना? अनन्या का हाथ और माथा छूकर ध्रुव ने देखा और बोला, हाँ बुखार तो अब उतर गया है, लेकिन रात में जिस तरह इसको उल्टियां हुई और पहले जब हम लोग घर आए तो इसकी बॉडी एकदम ठंडी थी और बाद में अचानक बुखार आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा इसके साथ हो क्या रहा है। विक्की बोला, यार मुझे लगता है हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। ध्रुव झल्लाता हुआ बोला, क्या मुसीबत है, यहाँ अनन्या बार बार बीमार पड़ रही है और हम चाहकर भी शहर ले जाकर इसे नहीं दिखा पा रहे हैं, न इस गांव से निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस वाला और वो सुमेर दोनों की नजर है हम पर। इतने में दरवाजे के पास से एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। छलावा और जुल्मी जल्दी से अंदर आए और बोले, वो बाहर पुलिस आई है। ध्रुव, जुल्मी और छलावा घर से बाहर आए जहां इंस्पेक्टर विवेक मक्का के साथ खड़ा था। इंस्पेक्टर विवेक को देखकर ध्रुव और छलावा एक दूसरे को देखने लगे और ध्रुव जल्दी से आगे बढ़कर बोला, इंस्पेक्टर विवेक आप यहाँ, अब क्या हो गया? लेकिन इंस्पेक्टर विवेक ने ध्रुव के सवाल को इग्नोर करते हुए उसके साथ खड़े छलावा और जुल्मी की तरफ देखा और पूरे घर में एक नजर दौड़ाई और बोला, अरे यहाँ सिर्फ तुम तीनों की तिगड़ी ही है, बाकी तुम्हारे दो साथी कहाँ गए? कहीं भाग तो नहीं गए तुम्हें छोड़कर, या किसी अच्छे वकील की तलाश में गए हैं? ध्रुव ने सवालिया नजरों से इंस्पेक्टर विवेक को देखते हुए कहा, मतलब हम समझे नहीं। इंस्पेक्टर विवेक हंसता हुआ बोला, अब कानून पुलिस के चक्कर में पड़ोगे तो वकील तो चाहिए होगा ना तुम्हारे लिए। छलावा इंस्पेक्टर विवेक की बात से घबरा गया था और उसने घबराते हुए पूछा, हम समझे नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम क्यों कानून और पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे, हमने क्या किया है? इंस्पेक्टर विवेक छलावा को गौर से देखकर बोला, नहीं तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है अभी तक तो, बाकी आगे अगर कुछ किया तो तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। इतना कहकर इंस्पेक्टर विवेक ने अपनी जेब से वो पेन ड्राइव निकाला और इन लोगों की आंखों के सामने घुमाने लगा। ध्रुव इंस्पेक्टर विवेक की आंखों में देखता हुआ बोला, क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं और हमसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर विवेक दरवाजे से भीतर आकर सोफे पर बैठता हुआ बोला, हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। ध्रुव का पेशेंस अब खत्म हो गया था और उसने थोड़ा जोर से कहा, इंस्पेक्टर साहब बहुत हो गई आपकी पहेलियां, साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? आप इस तरह किसी के भी घर आकर उसे परेशान नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर विवेक आंखें दिखाता हुआ बोला, उस दिन तो तुम लोग हल्के में निकल गए, लेकिन आज मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ कि ये पेन ड्राइव तुम ही लोगों का है। जानते हो पेन ड्राइव में क्या है? इस पेन ड्राइव में है फिल्में, भोजपुरी, हिंदी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें अंग्रेजी फिल्में तक है, और हॉलीवुड की फिल्में कोई गांव में तो देखना पसंद नहीं करेगा, और वैसे भी पेन ड्राइव जैसी चीजें तुम शहर के लोग ही इस्तेमाल करते हो। ध्रुव 2 मिनट के लिए तो खामोश रहा, फिर ताली बजाते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ फिल्में मिली, उस बेसिस पर आप हमें गुनहगार कह रहे हैं? अभी आपने क्या कहा, हमें शहरी लोग? तो सोचिए जरा, शहरी लोगों के पास मोबाइल भी होगा, लैपटॉप भी होगा, और अगर हमें फिल्में देखनी होगी तो हम अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखेंगे। चलिए ये छोड़िए, ये बताइए पेन ड्राइव में आपको कौन सी भोजपुरी फिल्म मिली, उसका नाम क्या है? मक्का याद करते हुए बोला, वो थी रखवाला, रिक्शा वाला, तेवर, बड़ा सतावेला और। ध्रुव हंसते हुए बोला, वाह ये तो बहुत अद्भुत फिल्में हैं, अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हम क्या बोला, देवर सतावेला, ये देखेंगे। अरे थोड़ा तो अपना दिमाग लगाइए। ध्रुव की बात पर मक्का धीरे से बोला, साहब ये बात तो ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ध्रुव की बात पर गौर करके इंस्पेक्टर विवेक ने वो पेन ड्राइव उठाया और उसे अपनी जेब में रखता हुआ बोला, तुम्हारी ये दलील किसी काम की नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ सावधान करने और ये देखने आया था कि कहीं तुम लोग गाँव से भाग तो नहीं गए। यहाँ से कहीं भागने की सोचना मत, हम जल्दी गुनहगार तक पहुंच जाएंगे, या यूं कहो कि हम पहुंच तो गए ही हैं, बस एक सबूत और गुनहगार सलाखों के पीछे। चलो मक्का। इतना कहकर इंस्पेक्टर विवेक अपने हवलदार को लेकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर के जाते ही छलावा ध्रुव की तरफ देखकर हैरानी से बोला, इंस्पेक्टर पागल है क्या, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के यूं ही किसी के घर में घुसकर हमें परेशान करने लगा। ध्रुव छलावा को शांत करते हुए बोला, रहने दे, उससे अपना काम तो ढंग से हो नहीं रहा है, इसलिए वो हमें परेशान कर रहा है। जब वो पेन ड्राइव हमारा है ही नहीं और हमने कोई कत्ल किया ही नहीं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर के जाते ही विकी बाहर आया और बोला, ध्रुव आ जाओ, अनन्या उठ गई सोकर। ध्रुव, छलावा और जुल्मी तीनों अंदर आए। उन्होंने देखा अनन्या बिस्तर पर बैठी हुई थी, वो ठीक दिख रही थी। ध्रुव उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोला, तुम ठीक तो हो ना, अब कैसा लग रहा है? ध्रुव के इतने प्यार से पूछने पर अनन्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से कहा, ध्रुव मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी वजह से तुम लोगों को परेशान होना पड़ा। ये क्या बकवास बातें कर रही हो, ये सब छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हें फ्रेश होना चाहिए, तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ध्रुव की बात पर अनन्या जैसे ही अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकलती है और वो बोली, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है।
ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे बहुत मारा हो। पता नहीं क्या हुआ था कल मेरे साथ, मुझे अच्छे से याद भी नहीं आ रहा है। ध्रुव अनन्या को वापस बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, बैठो बैठो बैठो, तुम्हें थोड़ी और आराम की जरूरत है और आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय और ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। तुम्हें एनर्जी और फ्रेश होने की जरूरत है और पुरानी यादें छोड़ो, हम कुछ नई यादें बनाएंगे जो पुरानी वाली से ज्यादा अच्छी होगी। क्या कहती हो? ध्रुव के इस फ्लर्ट अंदाज पर अनन्या मुस्कुराकर तिरछी नजर से ध्रुव की तरफ देखती रही और बोली, वो सब ठीक है, लेकिन अभी बाहर से आवाज कैसी आ रही थी? ध्रुव मजाकिया अंदाज में बोला, अरे मैं बताता हूँ, वो इंस्पेक्टर फिर से आया था, वही पेन ड्राइव लेकर। बोलता है कि इसमें कोई भोजपुरी फिल्म है, देवर सतावेला, ऐसी फिल्में हम लोग देखते हैं। ध्रुव की बात सुनकर विकी, अनन्या और छलावा सब हंसने लगे, लेकिन जुल्मी के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। उसने बड़े ही गंभीर तरीके से बोला, लेकिन एक बात और है, ये भी तो जरूरी नहीं कि वो पेन ड्राइव जिसकी हो वो कातिल हो। जुल्मी की इस बात पर सब सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। ध्रुव की बात सुन विकी, अनन्या और छलावा सब हंसने लगे, लेकिन जुल्मी के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। उसने बड़े ही गंभीर तरीके से बोला, लेकिन एक बात और है, ये भी तो जरूरी नहीं कि वो पेन ड्राइव जिसकी हो वो कातिल हो। जुल्मी की इस बात पर सब सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। ध्रुव ने तुरंत कहा, कहना क्या चाहते हो? ध्रुव के सवाल पर जुल्मी थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, मतलब कि हमारे मन में चल रहा है कि पेन ड्राइव जिसका है उससे ये कैसे साबित होता है कि कातिल वही है? विकी बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जुल्मी। ध्रुव ने जुल्मी को गौर से देखते हुए कहा, क्या बात है जुल्मी, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। ध्रुव के सवाल पर जुल्मी जल्दी से अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, नहीं तो हम क्यों घबराएंगे, बस मन में जो आया वो पूछ लिया। जुल्मी को इस तरह सीरियस होकर बोलता देखकर विकी ने मजाक करते हुए कहा, अरे ध्रुव तू समझ नहीं रहा है, जुल्मी को अफसोस हो रहा होगा कि ये पेन ड्राइव उसकी क्यों नहीं है। अब इसका भी तो मन कर रहा होगा सतावेला सतावेला देखने का, आखिर हमारा जुल्मी गबरू जवान है, क्यों जुल्मी भाई? लेकिन हमेशा हर बात में भिड़ जाने वाला और अपने में मगन रहने वाला जुल्मी विकी की इस बात पर खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ बस मन में सोचे जा रहा था, मैं कैसे बताऊं इन लोगों को कि वो मेरी पेन ड्राइव है, कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुझ पर भरोसा करना छोड़ दें। ध्रुव और विकी तो हंसी मजाक में मगन थे, लेकिन छलावा की नजर एकटक जुल्मी पर ही थी। जुल्मी बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, जैसे भीतर से डरा हुआ था। छलावा ने धीरे से ध्रुव से कहा, मुझे लगता है कि जुल्मी कुछ छुपा रहा है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ इसे, इतना गंभीर रहने वालों में से तो नहीं है, जरा देखो उसकी तरफ। छलावा की बात पर ध्रुव और विकी ने भी गौर से जुल्मी को देखा, तो उन्हें भी लगा कुछ तो है जिसकी वजह से जुल्मी भी परेशान है। ध्रुव धीरे से चलता हुआ जुल्मी के पास आया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, क्या बात है जुल्मी, सच बता, कोई परेशानी वाली बात है क्या? जुल्मी ने जमीन की तरफ देखते हुए इनकार में सिर हिला दिया। ध्रुव दोबारा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देख अगर कोई परेशानी है तो बता, अब हम दोस्त हैं, अगर तुझे कोई दिक्कत होगी तो हम सब मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बता क्या बात है? ध्रुव की बात से जुल्मी को कुछ हौसला मिला, वो घबराते हुए उठकर खड़ा हुआ और हकलाते हुए बोला, वो मतलब वो जो पेन ड्राइव। जुल्मी के इतना बोलते ही विकी ने बीच में उसकी बात को काटते हुए कहा, क्या तू भी उस पेन ड्राइव के लिए इतना परेशान हो रहा है? अरे हमें देख, हम कितने चिल हैं, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। छलावा ने शक भरी नजरों से जुल्मी को देखते हुए पूछा, एक बात तो है जुल्मी कि जब भी उस पेन ड्राइव का जिक्र आता है तेरी हालत पतली हो जाती है, बात क्या है साफ साफ बता। इतना बोलते बोलते छलावा रुका और फिर जुल्मी को घूरते हुए बोला, एक मिनट, पूरे गांव में सबको पता है कि तेरे सर पर सिनेमा का और फैशन का कितना भूत सवार है, इन चक्करों में तू अक्सर शहर भी जाता रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तेरा है? नहीं। इतना कहकर छलावा चुप हो गया। छलावा की बात पर ध्रुव और विकी ने भी चौंक कर जुल्मी की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि पेन ड्राइव जैसी टेक्निकल चीज जुल्मी यूज कर सकता है। जुल्मी ने जब देखा अब सबकी नजर उसकी ही तरफ है, तो उसने डरते हुए कहा, हाँ वो हमारा ही है। देखिए आप लोग गुस्सा मत करिए, हम आप लोगों को कब से बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर लग रहा था हमको, इसीलिए। जुल्मी के इतना कहते ही विकी, ध्रुव, छलावा सबके होश उड़ गए। वो आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे और छलावा लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा? वो तुम्हारा है? इतना बोलते ही ध्रुव ने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से में जुल्मी को घूरता हुआ बोला, बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है अब हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब तक हम बड़ी चौड़े में कह रहे थे कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब अगर पुलिस हम तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा समझते हो? अनन्या जो फ्रेश होने गई थी चिल्लाने की आवाज सुन तुरंत अंदर आते हुए बोली, अभी तो सब कुछ नॉर्मल था, अब क्या हो गया? विकी ने जुल्मी को घूरते हुए कहा, वो देवरा सतावेला वाली जो पेन ड्राइव थी, जानती हो किसका है? अनन्या ने शक भरी नजरों से विकी को देखा और पूछा, किसका है? विकी ने जुल्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जुल्मी महाराज की है। अनन्या ने बेयकीनी से जुल्मी की तरफ देखा और बोली, क्या? लेकिन कैसे? मेरा मतलब है अब तक तो उसने ऐसा कुछ बताया नहीं ना? ध्रुव ने गुस्से में जुल्मी को घूरते हुए ही अनन्या को जवाब दिया, जनाब को डर लग रहा था कहीं पुलिस इनको ना सतावेला। जुल्मी ने जब देखा अनन्या के सामने अब उसकी बेइज्जती हो रही है, तो वो थोड़ी ऊंची आवाज में अपने बचाव में बोला, देखिए आप लोग इस तरह हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से तो नहीं गए थे, आप लोग हमको वहाँ जबरदस्ती ले गए थे, और तो और वहाँ से हमें घसीटते हुए लेकर आए थे। हमारी कोई चीज हमारी जेब में पड़ी हुई थी तो वो गुनाह नहीं है ना? आप लोगों ने हमें घसीटा, उस चक्कर में वो गिर गया, इसमें आप लोगों का गलती है, हम क्या करें? एक तो हमारा सामान गिर गया, ऊपर से आप लोगों के चक्कर में हम फंस गए हैं, अगर हमें कुछ हुआ ना तो मैं बोल दूंगा आप लोग ही लेकर गए थे। ये सब बोलता हुआ जुल्मी बहुत नर्वस हो रहा था।
फिर अचानक रुका और बाकी सबको देखकर बोला, हम एक काम करते हैं, हम जाकर पुलिस को सब सच बता देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर वो हमारे घर आए तो हमारी मम्मी हमको बहुत मारेंगी। जुल्मी की ये बात सुनकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है पुलिस के पास जाने की। देखो, पुलिस की नजर पहले से हम पर है। तुम जैसे ही कहोगे वो पेनड्राइव तुम्हारा था, वैसे ही कत्ल का इल्जाम भी तुम्हारे सर आएगा, क्योंकि उस इंस्पेक्टर के जीवन में और कोई काम बचा ही नहीं हम पर शक करने के अलावा। वो पेनड्राइव तुम्हारा बेशक है, लेकिन सच तो यही है ना कि हमने तो कुछ नहीं किया। अरे हम तो जानते भी नहीं है कि वो औरत कुएं पर कब आई और उसका कत्ल कैसे हुआ। अनन्या जो कब से ये सब सुन रही थी, उसने कुछ सोचते हुए कहा, गाइस देखो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जुल्मी की ये बात तो सच है ना कि इस समय उसकी कोई गलती नहीं है। तुम लोग उसे वहां ले गए थे, बेचारा डर के बेहोश हो गया तो तुम लोगों ने उसे उठाया, उसकी जेब से पेनड्राइव गिर गया। अब इसमें वो भी क्या कर सकता है? और वैसे भी वहां कोई चीज मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों ने कत्ल किया है। तुम लोग बेकसूर थे और बेकसूर हो। जुल्मी ने जब देखा अनन्या उसका साइड ले रही है तो वो बड़े प्यार से उसे देखते हुए अपने बचाव में बोला, नहीं नहीं गोरी मैडम, हम डर कर बेहोश नहीं हुए थे, हम डरे नहीं थे, हम किसी से डरते ही नहीं है, तो हम क्यों डरेंगे? जुल्मी के इस तरह बोलने से अनन्या ने उसे डांटते हुए कहा, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस वो कह रही हूँ जो सच है, मुंह बंद रखो अपना। अनन्या के इस तरह डांटने से जुल्मी चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर पुलिस को पता चला तो वो उसके घर आएगी और उसकी माँ से पूछताछ करेगी। ये सब सोचते हुए जुल्मी ने झल्लाते हुए अपना हाथ अपने बगल में रखे टेबल पर दे मारा, जिससे उस पर रखा गमला नीचे गिरकर टूट गया और जुल्मी के हाथ में जरा सी खरोंच आ गई। अनन्या ने परेशान होकर जुल्मी की तरफ देखा और जल्दी से उसका हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली, क्या बात है जुल्मी, क्यों इतना परेशान हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, देखो तुमने अपने गुस्से में क्या किया। इतना कहकर अनन्या ने उसे कुर्सी पर बिठाया और बोली, बैठो यहाँ, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो भागते हुए अपने कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। जुल्मी ने उस टूटे गमले को देखा और अपनी गलती का एहसास करते हुए सबकी तरफ देखते हुए बोला, ये गलती से गिर गया। छलावा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाता हुआ बोला, मैं समझ गया, तुम्हें डर है कहीं पुलिस तुम्हारे घर आ गई तो गांव में बदनामी हो जाएगी, तुम इसलिए परेशान हो ना, लेकिन हम सब इस मुसीबत में तुम्हारे साथ हैं और हम साथ मिलकर ही इसका कोई उपाय निकालेंगे। और अनन्या ने सही कहा, तुम्हारी पेन ड्राइव होने का मतलब ये नहीं है ना कि गलती हमारी है। ये तो हम सब जानते हैं कि विद्या भाभी की जान बंजारन की वजह से गई है। विकी ने छलावा की बात पर कहा, यार सीधी बात है, ना जाने कितने लोग उस तरफ से आए गए होंगे, किसी ने तो कुछ देखा होगा, पुलिस पूछताछ करेगी तो कुछ मालूम चलेगा, तू परेशान ना हो। इतना कहते कहते जैसे विकी को कुछ याद आया और उसने गौर से ध्रुव को देखते हुए कहा, हम एक इंसान को कैसे भूल गए? पुजारी जी को भूल गया? पुजारी जी भी तो वहां गए थे। पुजारी जी का नाम आते ही छलावा ने अजीब तरीके से विकी को घूरते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हो? विकी ने छलावा को शांत करते हुए कहा, तू शांत हो जा छलावा, मुझे पता है तू पुजारी जी के कितना नजदीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुजारी जी ने कुछ किया है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हम तो आ गए थे वहां से, हो सकता है उसके बाद वहां कुछ हुआ हो तो पुजारी जी को कोई अंदाजा हो, क्या पता पुजारी जी ने कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, लेकिन इन सब में बंजारन का हाथ मानकर पुजारी जी ने कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया हो, तो संभव है पुलिस उनसे पूछताछ करे और वो सारी चीजें बताएं तो कुछ मदद मिल सकती है। ध्रुव को भी विकी का ये सुझाव पसंद आया और उसने छलावा को देखते हुए कहा, अब इसकी वजह से जो मुसीबत आई है उससे हमें किसी तरह तो निकलना होगा और जी है, मुझे लगता है वक्त आ गया है एक बार उनसे साफ साफ बात की जाए और इस मुसीबत का हल निकाला जाए। दूसरी तरफ सुमेर और पुजारी जी बड़े ठाकुर से मिलकर अमरपुरा के लिए निकल गए थे। सुमेर इस वक्त अपनी जीप खुद चला रहा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे इन सब में ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि गांव में जिस तरह का माहौल था उसमें ज्यादा लोगों का इन सब के बारे में जानना परेशानी की बात हो सकती थी। सुमेर ने जीप चलाते चलाते पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्या लगता है, क्या सच में हमें कोई उपाय मिलेगा गिरधर महाराज के पास? क्यों नहीं, जहाँ चाह वहाँ राह है। सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, अगर हम दोस्त होते तो पता है मैं आपसे शर्त लगाता इस बात पर। पुजारी जी सुमेर की तरफ देखते हुए बोले, लगता है आपको खेल खेलना ज्यादा पसंद आता है। हाँ वो तो है, लेकिन गाँव आने के बाद ये सब पीछे छूट गया। वैसे लीजिए, हम बस अमरपुरा पहुंचने वाले हैं, हमें गिरधर महाराज का घर किस तरफ मिलेगा? लेकिन पुजारी जी दुविधा में बोले, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उस तस्वीर में तो केवल उनका नाम और गांव लिखा था, पूरा पता नहीं। सुमेर ने जीप रोकी और चारों तरफ देखता हुआ बोला, अरे तो अब हम क्या करें? ये तो दिक्कत वाली बात है ना, इतने बड़े गाँव में हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? अमरपुरा गाँव शुरू हो चुका था। तभी सुमेर की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ बुजुर्गों पर पड़ी, जो बैठे हुक्का पी रहे थे और ताश खेलने में मगन थे। सुमेर ने पुजारी से उन बुजुर्गों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पुजारी जी आप रुकिए, मैं उन बुजुर्गों से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर सुमेर उस तरफ बढ़ गया। सुमेर ने उन बुजुर्गों के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते काका। उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने सुमेर की तरफ देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, खुश रहो बेटा, अमरपुरा के तो नहीं लगते, किसी के यहाँ मेहमान आए हो? सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हम गिरधर महाराज के यहाँ आए हैं, लेकिन बहुत सालों बाद आया हूँ ना, और गाँव बहुत बदल गया है, इसलिए रास्ता नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आप मदद कर दें तो। सुमेर के मुंह से गिरधर महाराज का नाम सुनकर वो बूढ़ा अपने साथियों को देखने लगा और उन सबके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ से एक तरफ इशारा किया और बोले, वो बाईं ओर जो कच्ची सड़क जा रही है उसी में आगे चले जाओ, 4 घर छोड़कर जो मकान आएगा वही है उनका घर। सुमेर ने उस तरफ देखा जिधर उस बुजुर्ग ने बताया था। वो सड़क काफी टूटी फूटी कच्ची थी जिस पर जीप नहीं जा सकती थी, इसलिए सुमेर ने पैदल ही जाने का सोचा और उस बूढ़े को धन्यवाद कहा और पुजारी जी को आने का इशारा किया। पुजारी जी सुमेर के पास आकर बोले, क्या हुआ, मालूम चला? सुमेर ने कहा, हाँ उस कच्ची सड़क के रास्ते जाना होगा, जीप यहीं छोड़ देते हैं, आइए मेरे साथ। पुजारी जी और सुमेर उस तरफ चल पड़े।
जहां पुजारी जी के मन में उम्मीद थी कि गिरधर महाराज के मिलने से बंजारन के आतंक का कोई तोड़ मिलेगा, वहीं सुमेर के मन में आस थी कि शायद अपने पुराने दोस्त से मिलकर उसके बाबा की हालत में कुछ सुधार हो सके। अचानक चलते हुए सुमेर रुका और पुजारी जी से बोला, वो देखिए पुजारी जी, ये रहा चौथा घर, इसी के बारे में बताया था उस बूढ़े काका ने। पुजारी ने उस पूरे घर पर नजर डाली। वो घर काफी पुराना था, बाहरी हिस्सों में रंगाई पुताई भी नहीं थी, बस ईंटों का जोड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सालों से कोई नहीं आया हो और रखरखाव नहीं हुआ हो। लेकिन घर के बाहरी हिस्से में बना बगीचा बड़े ही तरीके से लगा हुआ था। क्यारियों में लगे तरह तरह के सुंदर फूल, जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे कोई बड़े प्यार से इनका ध्यान रखता है। पुजारी जी ने सुमेर की तरफ देखा, जिस पर सुमेर ने हाथ को आगे करते हुए उन्हें चलने का इशारा किया और दोनों उस तरफ बढ़ गए। उस घर का दरवाजा भीतर से बंद था, जिसका साफ मतलब था भीतर कोई था। सुमेर ने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद भीतर से आवाज आई, कौन है? ये आवाज किसी लड़की की थी। सुमेर ने पुजारी की तरफ देखते हुए पूछा, हम किसी गलत घर में तो नहीं आ गए? इतने में दरवाजा खुला और सामने एक बड़ी ही सुंदर सी लड़की खड़ी थी, जिसने सफेद सलवार कमीज पहनी थी। दरवाजे पर खड़े अजनबियों को देखती हुई वो लड़की सवालिया लहजे में बोली, जी कौन चाहिए? सुमेर हाथ जोड़कर बोला, मैं सुमेर, मुझे गिरधर महाराज से मिलना था। वो लड़की सुमेर और पुजारी को सर से पैर तक देखती हुई बोली, वो तो नहीं है, मैं उनकी बेटी तारा। कहिए क्या काम है आपको? इस बार पुजारी जी अधीर होकर बोले, हम उनका इंतजार कर लेंगे। दरअसल जो बात है हम उन्हीं से कह सकते हैं। कब आएंगे वो? इन लोगों की अधीरता को देखते हुए वो लड़की बोली, अब वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि पिताजी अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। क्या? पुजारी जी और सुमेर एक दूसरे की तरफ देखने लगे।